अकेली लाउरो 748 पैसेंजर्स और 320 क्रू मेंबर्स को लेकर जेनोवा से रवाना होता है। इस क्रूज को 11 दिन का सफर करना था और इसे इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया होते हुए इजराइल के एशडॉड पोर्ट तक जाना था। ये ट्रिप खास तौर पर 69 ईयर ओल्ड जूइश अमेरिकन बिजनेसमैन लियोन क्लिंगहोफर के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। वो अपनी पत्नी मैरिलिन क्लिंगहोफर के साथ आए थे और इस ट्रिप को उन्होंने अपनी पत्नी के 58वें बर्थडे के लिए प्लान किया था। पिछले कुछ सालों में लियोन क्लिंगहोफर और मैरिलिन क्लिंगहोफर की जिंदगी काफी कठिन रही थी। मैरिलिन ने हाल ही में कॉलन कैंसर को हराया था, जबकि लियोन 2 स्ट्रोक्स झेल चुके थे। वो चारों बाकी लोगों से घुलने मिलने से बचते थे और पूछने पर खुद को नॉर्वेजियन बताते थे, लेकिन उन्हें फ्लुएंट इंग्लिश समझ नहीं आती थी। क्रूज मैनेजर मैक्स फीको को उनकी गतिविधियां थोड़ी अजीब लगी, लेकिन जहाज पर इतनी भीड़ होने के कारण किसी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शिप अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। करीब 3 दिन की ट्रैवलिंग के बाद 6 अक्टूबर को अकेली लाउरो मेडिटेरेनियन सी में एंटर कर गया। 7 अक्टूबर की सुबह शिप इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पहुंच जाती है। यहाँ 651 पैसेंजर्स अपने प्लान के अकॉर्डिंग इजिप्ट के बेहद सुंदर पिरामिड्स देखने के लिए कायरो की बस टूर पर निकल पड़ते हैं। उन्हें 14 घंटे बाद इजिप्ट के पोर्ट साइड में इस शिप से दोबारा मिलना था। इस तरह अब शिप में क्रू के अलावा केवल 97 पैसेंजर्स बचे, जिनमें लियोन क्लिंगहोफर, उनकी पत्नी और उनके दोस्त भी। ऐसे में कैबिन वार्डन उन चारों पैसेंजर्स के कैबिन पर भी पहुंचा जो खौफनाक इरादे के साथ आए थे। गलती से उस समय इन चारों पैसेंजर्स के कैबिन का दरवाजा खुला हुआ था। ऐसे में कैबिन के अंदर एंटर करते ही कैबिन वार्डन ने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन चारों लोगों के पास खतरनाक वेपन्स थे और उस वक्त वो लोग उन वेपन्स को साफ कर रहे थे। दरअसल उन दिनों क्रूज शिप्स की सिक्योरिटी बहुत बेसिक होती थी और इसी का फायदा उठाकर वो मिलिटेंट्स अपने वेपन्स को इटली के पोर्ट तक अपनी गाड़ी के ऑयल टैंक में छिपा कर लाए। लेकिन अफसोस, शिप समुद्र के बीच में था और उनके पास शिप में मौजूद कुछ मीटर के अलावा कहीं और भागने की कोई जगह नहीं थी। देखते ही देखते चारों तरफ भय और खामोशी का माहौल छा गया। इससे पहले कि हाईजैकर्स शिप के रेडियो रूम तक पहुंचते, एक रेडियो ऑपरेटर ने एक SOS कॉल के माध्यम से अकेली लाउरो की हाईजैकिंग की खबर को ब्रॉडकास्ट कर दिया, जिसे स्वीडन के एक रेडियो स्टेशन ने रिसीव कर लिया। हाईजैकर्स को इसका पता नहीं चला, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने शिप का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए लाउरो हाईजैक हो चुका है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर ये चारों हाईजैकर्स थे कौन? इन्होंने अकेली लाउरो को हाईजैक क्यों किया था? आगे उन्होंने इन पैसेंजर्स के साथ क्या किया और कैसे इस एक हाईजैकिंग ने दुनिया के कई देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिसे सुनकर वो डर से कांपने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक हाईजैकर खून से सने कपड़ों में वापस ब्रिज पर पहुंचता है और कैप्टन जेरार्डो दे रोसा से कहता है, मैंने एक अमेरिकन की जान ले ली है और अगर जल्दी हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो अगला नंबर एक ब्रिटिश पैसेंजर का होगा। इस समय तक क्रूज शिप सीरिया के टार्टस पोर्ट के काफी करीब पहुंच चुका था। ऐसे में हाईजैकर्स कैप्टन दे रोसा के जरिए सीरियन अथॉरिटी से शिप को टार्टस पोर्ट पर डॉक करने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन सीरिया की तरफ से जवाब आता है, गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम। सीरिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अमेरिका से टकराना नहीं चाहता था। अमेरिका पहले ही मेडिटेरेनियन कोस्ट पर स्थित सभी देशों को चेतावनी दे चुका था कि कोई भी अपने पोर्ट पर अकेली लाउरो को डॉक ना होने दे। सीरिया से परमिशन ना मिलने के बाद हाईजैकर्स कैप्टन को शिप लीबिया की ओर मोड़ने का आदेश देते हैं। अबू अब्बास PLO के इंटरनल फैक्शन पैलेस्टीनियन लिबरेशन फ्रंट PLF का हेड था। उसने सिप्रस के रेडियो स्टेशन के जरिए हाईजैकर से कांटेक्ट किया और उन्हें वापस पोर्ट साइड लौटने के निर्देश दिए। साथ ही सभी पैसेंजर से अच्छे से पेश आने को कहा। हाईजैकर्स और अबू अब्बास के बीच इस बातचीत को ब्रिज पर मौजूद शिप मैनेजर मैक्स फीको और कैप्टन डे रोसा भी सुन रहे थे और अबू अब्बास ने हाईजैकर्स की